औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Welcome class 10th for online classes. I am Mohammad Fahim Raza and I will teach you physics of 10th class. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम यूनिट 10 से। तो यूनिट 10 आपके फिज़िक्स के सिलेबस का पहला यूनिट है। 9 यूनिट जैसा कि आपने पहले 9th क्लास में पढ़ ली हैं, तो अब फिज़िक्स का हम 10th यूनिट स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि 10th क्लास में आपका फर्स्ट चैप्टर बनता है। और इसके अलावा अब मज़ीद फ़िज़िक्स क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं पहले 9th क्लास में कि व्हाट इज़ द फिज़िक्स। फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील विद द मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशन बिटवीन देम। ठीक है, तो अब चैप्टर हम 10 स्टार्ट करने लगे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, आपके पास मोशन की टाइप्स आप पहले पढ़ चुके हैं। तो मोशन की टाइप्स में आपके पास वाइब्रेटरी मोशन थी। ठीक है, तो उस वाइब्रेटरी मोशन से हम स्टार्ट करेंगे। उसी वाइब्रेटरी मोशन का फिर एक स्पेशल केस होता है, और उस स्पेशल केस में क्या कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशन के रिस्पेक्ट पे फिर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करेंगे। और फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन को मज़ीद डिटेल में पढ़ने के लिए हम 2 से 3 एग्जांपल के साथ इसकी एक्सप्लेनेशन लेंगे, और फिर इसके कुछ फीचर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो हम पढ़ेंगे। इसके बाद वेव्स आपके पास आ रहा है, तो सेकंड चीज़ हम वेव्स पढ़ेंगे। तो वेव्स में आपके पास मैकेनिकल वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। फिर उन वेव्स की रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन जो है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और स्पीड ऑफ द वेव, और वेव के साथ उसकी क्या होती हैं, वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसीज वगैरह होती हैं, तो वो भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, अ बॉडी इज सेड टू बी वाइब्रेटिंग, अ बॉडी इज सेड टू बी वाइब्रेटिंग if it move back and forth or to and fro about a point। कि आपके पास एक बॉडी जो है, उसकी मोशन को आप वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं, या आप कह रहे होते हैं कि वो वाइब्रेट कर रही है। कब? जब वो एक फिक्स पॉइंट के अबाउट बैक एंड फोर्थ मोशन कर रही है, बैक एंड फोर्थ, या सेकंड आपके पास टू एंड फ्रॉ अबाउट अ पॉइंट भी आप उसे कहते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपके पास ये कोई भी बॉडी है, तो उसका आप सबसे पहले क्या डिसाइड करते हैं, मीन पोजीशन डिसाइड करते हैं। मीन पोजीशन डिसाइड करते हैं, फिर उस मीन पोजीशन से वो बॉडी क्या चलती है, एक साइड की तरफ वो मूव करती है। ठीक है, और वो एक साइड पर मूव करके एक एंड तक जाती है। वो जो एंड पॉइंट होता है उसको आप क्या कहते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन। फिर उस एंड पर जाने के बाद वो दोबारा क्या करती है, अपनी मीन पोजीशन की तरफ आती है। मीन पोजीशन पर रुकती नहीं है, बल्कि सेकंड दूसरी साइड की तरफ आपके पास मूव करने लग जाती है, और वो सेकंड एंड पर जाकर फिर रुकती है। तो वो जो सेकंड एंड है उसको भी आप क्या नाम देते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन, और दोबारा वो क्या आ जाती है, मीन पोजीशन की तरफ। तो इससे आपके पास क्या हो जाता है कि आपके पास एक बॉडी जो है वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट जो है वो वाइब्रेट करती रहती है। ठीक है, तो a body is said to be vibrating if it moves back and forth or to and fro about a point। ठीक है, तो नेक्स्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन आ रहा है। सिंपल हार्मोनिक मोशन आपके पास क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन भी आपके पास एक वाइब्रेटरी मोशन ही होती है, मगर इसमें हम क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द स्पेशल केस ऑफ मोशन in which the net force is directly proportional to displacement from the mean position and is always directed toward the mean position। मीन के आपके पास एक सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन आपके पास वाइब्रेटरी मोशन ही होती है। अब बच्चे, वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल आपने पहले भी पढ़ी है, तो इधर भी मैं आपको एग्जांपल के बारे में
एक बता देता हूँ और उस एग्जांपल के थ्रू हम एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है, हॉरिजेंटल मैस स्प्रिंग सिस्टम, ठीक है। इसमें आपने क्या किया हुआ है, ये एक एम मैस है जिसको एक स्प्रिंग के साथ आपने अटैच किए हुए। आपको पता है कि ये इसी तरह ही अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, अपनी स्टैटिक पोजीशन पर रहेगा जब तक आप इस स्प्रिंग के ऊपर कोई एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं लगाएंगे, ठीक है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। आप जैसे ही क्या करते हैं, इस मैस को डिस्प्ले करते हैं, इसको यहाँ, अब जो इसकी स्टैटिक पोजीशन है ये इसकी क्या होगी, मीन पोजीशन। इसको आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से डिस्प्ले करके एक एक्सट्रीम पोजीशन ए पर ले जा रहे हैं। अब आपको पता है कि जैसे ही आप स्प्रिंग को पुल करेंगे, ठीक है, पुल करेंगे तो उससे आपके पास स्प्रिंग के अंदर इलास्टिक की वजह से एक इलास्टिक प्रोड्यूस एक इलास्टिक की वजह से एक इलास्टिक फोर्स प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। और वो फोर्स जो है वो किस पर डिपेंड कर रही होती है, स्ट्रेचिंग पर डिपेंड कर रही हो। आप जितनी ज़्यादा स्ट्रेचिंग प्रोड्यूस करते जाएंगे उस फोर्स की स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। मीन कि आपके पास वो फोर्स किसके इक्वल है, वो फोर्स जो इलास्टिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जो मैस पड़ा था, उस मैस और वो मैस जो स्प्रिंग के साथ अटैच था उसको आप डिस्प्ले कर रहे हैं। जैसे ही डिस्प्ले कर रहे हैं तो आपके पास उसके अंदर एक इलास्टिक फोर्स प्रोड्यूस हो रही है और दैट इलास्टिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। अब जैसे ही आप उसे फ्री करते हैं तो वो बॉडी क्या करती है, वो मैस जो है वो क्या करने लग जाएगा, अपनी मीन पोजीशन की तरफ मूव करने लग जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि उस फोर्स की डायरेक्शन जो है वो किसकी तरफ होती है, टुवर्ड द मीन पोजीशन। तो यही हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में बताया है। सिंपल हार्मोनिक मोशन occur when the net force is directly proportional to the displacement from the mean position and is always directed toward the mean position। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो वाइब्रेटरी मोशन जो प्रोड्यूस हो रही होती है उसकी रीजन यहाँ पर हमने एक तो बताई है, और उस रीजन के लिए हमने फिर स्पेसिफाइड भी कर दिया है कि आपके पास वो वाइब्रेटरी मोशन उस वक्त सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी जब उसकी नेट फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन होगी, और उस फोर्स की डायरेक्शन जो है वो हर वक्त किस तरफ होगी, टुवर्ड द मीन पोजीशन होगी, ठीक है। तो यही केस मैं यहाँ पर दोबारा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये अब मैस एम मैस जो है ये अपनी मीन पोजीशन की तरफ मूव करेगा और मीन पोजीशन पर जाकर ये रुकेगा नहीं, बल्कि इनर्शिया की वजह से ये क्या करेगा, आगे की तरफ मूव करके चला जाएगा और ये एक्सट्रीम पोजीशन बी पर आ जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन बी पर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर दोबारा इसके अंदर स्प्रिंग कंप्रेस होगा और एक हद तक कंप्रेस होगा। उसके बाद दोबारा क्या होगी, स्प्रिंग के अंदर दोबारा से इलास्टिक फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगी और वो फोर्स जो है वो उस मैस को, इस मैस को क्या करेगा, दोबारा मीन पोजीशन की तरफ मूव करवाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये कर्सर के साथ मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। और ये फोर्स की डायरेक्शन भी यहाँ पर बताई गई है कि फोर्स की डायरेक्शन दोबारा क्या है, टुवर्ड द मीन पोजीशन, ठीक है। और इस फोर्स की मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड कर रही है कि स्टार्ट में आपने जो स्ट्रेचिंग प्रोड्यूस करवाई है, जितनी ज़्यादा स्ट्रेचिंग प्रोड्यूस करवाएंगे इस फोर्स की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। और एग्जांपल ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन, द मोशन ऑफ mass attached to a spring on horizontal frictionless surface and the motion of a ball placed in a bowl, ठीक है। एक बाउल के अंदर अगर आप एक बॉल को प्लेस करते हैं और उस बॉल को बाउल के किसी एक एंड पर ले जाकर, किसी एक किनारे पर ले जाकर फ्री करते हैं तो वो बॉल क्या करेगी, उस बाउल के अंदर वाइब्रेटरी मोशन प्रोड्यूस करने लग जाएगी। एंड द मोशन ऑफ अ बॉब अटैच टू ए स्ट्रिंग आर एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। और अगर आप सिंपल पेंडुलम पढ़ेंगे उसमें मजीद हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट हम इक्वेशन ड्राइव करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। एक इक्वेशन ड्राइव करते हैं जो कि हमने थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दी है, उसी के बेस पर हम एक इक्वेशन ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो वन ऑफ द सिंपलेस्ट types of oscillatory motion is that of horizontal mass spring system. If the spring is stretched or compressed through a small distance x, अब जो वो डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट
जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम किसके साथ डिनोट करवाएंगे, एक्स के साथ डिनोट करवाएंगे फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, और उसकी लेंथ जो मेजर करेंगे वो हम फ्रॉम द मेन पोजीशन टू एंड पॉइंट तक, और उसको हम किसका नाम दे देंगे, डिस्प्लेसमेंट का नाम दे देंगे, और वो किस के साथ हम डिनोट करवा रहे हैं, एक्स के साथ डिनोट कर। इट एक्सर्ट्स अ फोर्स एफ ऑन द mass. According to Hooke's law, this force is directly proportional to the change in length x of the spring. ये पहले भी आप हुक लॉ में पढ़ चुके हैं कि स्ट्रेस is directly proportional to strain. Stress is directly proportional to the strain. कि किसी चीज स्ट्रेस क्या होती है, फोर्स, और स्ट्रेन क्या होता है, आपके पास जो चेंज आ रहा है, चेंज इन द लेंथ आ रहा है, ये हुक लॉ में आपने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, एंड फोर्स इज इक्वल टू के एक्स आ जाएगा। ठीक है, मैं कैमरा ऑन करके आपको बताता हूँ किस तरह से आपके पास ये जिस तरह फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स। ठीक है, यहाँ पर जरा उल्टा दिखाई दे रहा है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स, और जैसे ही आप फिर नेगेटिव प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव करते हैं तो आपके पास एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर के आपके पास क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और हर दो फिजिकल क्वांटिटी के दरमियान जो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ रहा होता है उसको हम एक्सपेरिमेंट के और ऑपरेटर्स के रिस्पेक्ट से उसे कोई ना कोई हम नाम देते हैं। तो यहाँ पर इस के को हम क्या नाम देंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट का नाम दे देंगे। मजीद बच्चे आपको ये बता दूं कि ये जो के है ये डिपेंड कर रहा होता है, ये हम लिखते क्यों हैं, ये लिखते इसलिए होते हैं कि अब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। हम इस तरह नहीं कह सकते फोर्स इज इक्वल टू एक्स। फोर्स कैसे एक्स के इक्वल हो सकती है, फोर्स का यूनिट क्या है न्यूटन, एक्स का यूनिट क्या है डिस्प्लेसमेंट मीटर यूनिट है, तो मीटर और न्यूटन कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो इन दोनों को रिलेट करवाने के लिए हम फिर ये कांस्टेंट के ले आते हैं। ठीक है, और इस के कांस्टेंट किस पर डिपेंड कर होता है, फोर्स के यूनिट और डिस्प्लेसमेंट के यूनिट पर डिपेंड कर होता है, और सेकंड आपके पास मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर होगा कि वो स्प्रिंग जो है वो किस मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है, उस पर डिपेंड कर होगा। और ये के मजीद बता दिया है, ये के किसके इक्वल हो गया, के इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स। और यहाँ पर एक नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, ये एट द लास्ट में मैं बता देता हूँ, अभी भी बता देता हूँ, एट द लास्ट दोबारा रिपीट भी कर दूंगा। ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड द मेन पोजीशन, कि आपके पास फोर्स की डायरेक्शन क्या है, वो टुवर्ड द मेन पोजीशन है। ठीक है, ये सिंपल आपके पास एक्सप्लेनेशन है। मजीद इसकी एक और एक्सप्लेनेशन भी है, वो एट द लास्ट में दोबारा से बताऊंगा। ठीक है, ये एक भी आप डिफाइन कर दें तो वो भी काफ़ी है। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड द मेन पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट अब के है, के इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स आ रहा है कि आप फोर्स कितनी लगा रहे हैं, रेशो किसकी आ रही है कि आप फोर्स कितनी लगा रहे हैं, उस फोर्स की वजह से उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये चीज है। अब द वैल्यू ऑफ के इज मेजर ऑफ स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। तो के हमें क्या मेजर करके बता रहा है कि स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग क्या है, कि स्प्रिंग हार्ड है या सॉफ्ट है। तो अगर हमें के की वैल्यू का पता हो तो उससे भी हम बता सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट के अंदर जो स्प्रिंग यूज किया गया था उसकी वो ज़्यादा हार्ड था या सॉफ्ट था। किस तरह से, फॉर एग्जांपल अगर के की वैल्यू लार्ज है, स्टिफ स्प्रिंग है लार्ज वैल्यू ऑफ के, अगर आपके पास एक हार्ड स्प्रिंग है एक स्टिफ स्प्रिंग है तो उसकी के की वैल्यू क्या होगी, लार्ज। और अगर आपके पास एक सॉफ्ट स्प्रिंग है तो उसकी के की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक हार्ड स्प्रिंग है, हार्ड स्प्रिंग कौन सा होगा, जो आपके पास बाईसाइकिल या मोटरसाइकिल के स्टैंड के अंदर जो स्प्रिंग यूज किया जा रहा होता है वो हार्ड स्प्रिंग है। जबकि आपकी बॉल पॉइंट के अंदर जो स्प्रिंग यूज किया जा रहा है वो सॉफ्ट स्प्रिंग होता है।
तो इस तरह से आप हार्ड और सॉफ्ट स्प्रिंग के दरमियान डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब हार्ड स्प्रिंग है जो एक बाईसाइकिल के या मोटरसाइकिल के स्टैंड के अंदर यूज हो रहा है, उसके ऊपर आप लार्ज फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा। मीन के उसको जब आप खींचेंगे तो उसके अंदर जो स्ट्रेचिंग प्रोड्यूस होगी वो स्मॉल स्ट्रेचिंग प्रोड्यूस होगी। लार्ज फोर्स अप्लाई अप्लाई करेंगे तो लार्ज फोर्स अप्लाई करेंगे तो आपके पास स्मॉल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की आप रेशो लेंगे तो वो रेशो किसके इक्वल आ जाएगी? लार्ज के, लार्ज वैल्यू की इक्वल आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि जब आपके पास हार्ड स्प्रिंग होगा तो उसके के की वैल्यू लार्ज होगी, जबकि सॉफ्ट स्प्रिंग, अब पेंसिल का स्प्रिंग है उसके ऊपर आप थोड़ी सी फोर्स लगाएंगे तो उसके अंदर ज़्यादा स्ट्रेचिंग प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, और अगर आप सम टाइम, कई दफ़ा आपने ये तजर्बा करके देखा होगा कि आप थोड़ा सा उसके थोड़ी सी फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर लार्ज डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा होता है। ठीक है, तो वो स्मॉल फोर्स होगी और लार्ज डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की आप रेशो लेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगी? स्मॉल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह आपके पास कोई सॉफ्ट स्प्रिंग है तो उसकी के की वैल्यू क्या होती है? स्मॉल होती है। ठीक है, अब एज एफ इज इक्वल टू एम ए, एज एफ इज इक्वल टू एम ए, ये आपने बच्चे कब पढ़ा था? शायद आपको याद हो कि न्यूटन सेकंड लॉ आपने डिफाइन किया था जिसमें फोर्स किसके इक्वल होती है? प्रोडक्ट ऑफ मैथ एंड ए। ठीक है, तो जिसमें न्यूटन सेकंड लॉ आपने डिफाइन किया था और लास्ट में न्यूटन सेकंड लॉ की एक इक्वेशन आपने लिखी थी जो कि किसके इक्वल आती है? एफ इज इक्वल टू एम ए। तो ये एफ इज इक्वल टू एम ए, ये ऊपर वाली इक्वेशन में ये एफ इज इक्वल टू एम ए, ये हम इस ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ पर एफ की जगह क्या लिख देंगे? एम ए। तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? के इज इक्वल टू नेगेटिव एम ए ओवर एक्स, एम ए ओवर एक्स। ठीक है, मजीद इसमें हम अब रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे? एक्सेलरेशन ए को अलहदा कर लेंगे। मैं बल्कि एक दफ़ा इस इक्वेशन के अंदर सारी चीज़ों को डिफाइन कर देता हूँ कि इस इक्वेशन के अंदर जो हम सारे वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, जो जो फिजिकल क्वांटिटीज यूज़ कर रहे हैं, उनको मैं एक दफ़ा डिफाइन कर देता हूँ। के क्या है? आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट है। एम क्या है? mass attached to a spring system। और A आपके पास क्या है? acceleration produced in a spring। ठीक है, acceleration produced in a spring। और X आपके पास क्या है? displacement from the mean position। ठीक है, जैसे ही आप स्प्रिंग को स्प्रिंग वाइब्रेटिंग मोशन कर रहा होगा तो एंड पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। मीन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम। तो इस सिस्टम में आपके पास बार बार क्या चेंज हो रही है? वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उस एक्सेलरेशन को हम ए के साथ डिनोट करवा रहे हैं। ठीक है, ए के साथ डिनोट करवा रहे हैं। रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज में हम क्या करेंगे? एक्सेलरेशन को एक साइड पर कर देंगे और एक्स को एक साइड पर कर लेंगे। मीन के एक्सेलरेशन को एक साइड पर करेंगे और बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज यूज कर रही हैं उसको हम सेकंड साइड पर कर लेंगे। ठीक है, तो राइट साइड पर हम क्या ले आए हैं? लेफ्ट साइड पर सॉरी, हम क्या ले आए हैं? एक्सेलरेशन। तो बाकी आपके पास के और एम दूसरी साइड पर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, एक्स दूसरी साइड पर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी? ए इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम एक्स बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें दोबारा के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट, कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। एम आपके पास क्या है? मैस, मैस की वैल्यू भी आपके पास जो है वो चेंज नहीं होती। तो इससे आपके पास क्या रहेगा? जो के और एम है वो कांस्टेंट रहेंगे। तो एक्सेलरेशन भी किस के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड कर होगा? एक्स के ऊपर डिपेंड कर होगा। जिस तरह मैंने स्टार्ट में फोर्स का बताया था कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है? डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। इसी तरह एक्सेलरेशन भी किसके इक्वल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट के है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सेकंड कंडीशन भी ले आए हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पर भी नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड द मीन पोजीशन। ठीक है, इट्स मीन दैट एक्सेलरेशन ऑफ अ मास अटैच, वही चीज़ अब जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है वही स्लाइड के अंदर और आपकी बुक के अंदर थ्योरेटिकली एक्सप्लेन की है।
मैं रीडिंग कर रहा हूँ. इट्स मीन दैट the acceleration of a mass attached to a spring is directly proportional to its displacement from the mean position. के acceleration जो है वो किसके directly proportional है, displacement from the mean position, and the horizontal motion of a mass spring system is the example of simple harmonic motion. ठीक है. Negative sign in is in mean that the force exerted by the spring is always directed toward the mean position, या सेकंड आपके पास यहाँ पर ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैस. अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा होता है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ हो रहा होता है. मीन के डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, मीन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ होती है, जबकि फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन की तरफ होती है. ठीक है. तो वही बात है कि डायरेक्शन ऑफ force is always toward the mean position and direction of displacement is toward the extreme position. तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट टू ईच अदर होगी. ठीक है. तो नेगेटिव साइन यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट. Because the spring force always act toward the mean position, it is sometimes called as a रिस्टोरिंग फोर्स, और इस फोर्स को आप रिस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं. व्हाट इज रिस्टोरिंग फोर्स? अ रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज pushes or pull the object performing oscillatory motion toward the mean position. ठीक है. इलास्टिक फोर्स इस सिस्टम में क्या कर रही है, हमेशा आपके ऑब्जेक्ट को पुल कर रही है या पुश कर रही है टुवर्ड द मीन पोजीशन. जब वो स्ट्रेचिंग प्रोड्यूस होती है तो देन वो क्या कर रही होती है, पुल कर रही होती है. ठीक है. और जब कंप्रेशन प्रोड्यूस होती है तो देन आपके पास वो स्प्रिंग की इलास्टिक फोर्स क्या कर रही होती है, उसे पुश कर रही होती है टुवर्ड द मीन पोजीशन. ठीक है. तो अ रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज pushes or pulls the object performing oscillatory motion toward the mean position. ठीक है. तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं. ठीक है. थोड़ा सा ही मैंने आपको पढ़ाया है. ठीक है. नेक्स्ट में मजीद आप जब ये रीडिंग कर लेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो मजीद आगे हम इसकी मजीद केसेज भी पढ़ेंगे. ठीक है. और मजीद हम एक्सप्लेन करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वेलोसिटी मीन पोजीशन पर क्या होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होगी. अब बच्चे यहाँ पर जो मैंने ऊपर दोबारा से बताया है कि acceleration of a mass attached to a spring system is directly proportional to the its displacement from the mean position. Due to this, we say that this motion is a simple harmonic motion. तो कोई भी वाइब्रेटरी मोशन है, ठीक है, तो उस वाइब्रेटरी मोशन को आप सिंपल हार्मोनिक मोशन का कब नाम देंगे, जब आपके पास क्या होगा, जब आपके पास उस वाइब्रेटरी मोशन के अंदर जो फोर्स लग रही है या जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो किस पर डिपेंड कर रहा हो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन हो, और उसकी डायरेक्शन फोर्स या एक्सेलरेशन की क्या हो, ऑलवेज टुवर्ड द मीन पोजीशन हो. तो वो वाइब्रेटरी मोशन आपके पास क्या कहलाती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है. और अगर उसके अंदर ये दो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो देन आपके पास वो जस्ट वाइब्रेटरी मोशन होगी, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी. ठीक है. तो ठीक है, खुदा हाफिज. इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे. ठीक है. अल्लाह हाफिज. टेक केयर.